विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज एक बार फिर स्वागत है। आधुनिक हिंदी साहित्य परिचय एवं परंपरा, इसका दूसरा भाग आज आपके सामने है। कल की वीडियो में आपको बताया था कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विकास है उसकी परंपरा को मुख्य 6 बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान नहीं रखना, ये 6 बिंदु कोई अंतिम नहीं है, इनके अंतर्गत भी कई उपबिंदु भी समाहित हैं। और खासकर नई कविता के बाद से लगभग 1960 के बाद से आज लगभग 60 वर्ष का 61 साल का जो साहित्य है उसमें भी कई धाराएं अंतर्धाराएं समाहित हैं, जिनकी बात यथास्थान की जाएगी। कल आधुनिक हिंदी साहित्य के परिचय और पृष्ठभूमि के बाद भारतेंदु युग के संबंध में थोड़ी बात की थी। वो चूँकि आपके यहाँ सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा कार्यकारी नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। हम आज का ये वीडियो फोकस करेंगे द्विवेदी युग पर, क्योंकि विद्यार्थियों आधुनिक साहित्य की परंपरा में द्विवेदी युग के 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है, जिसका 6ठा सर्ग के प्रारंभ के 40 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। अगले कवि हैं इसमें द्विवेदी युग के मैत्रेयी गुप्त, जो कि पता है राष्ट्र कवि इनको क्या दर्जा इनको दिया गया था। इनकी कुछ रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि इसी आधार से हम अपना अध्यापन आगे करेंगे। साकेत जो इनका एक खंड काव्य है, उसके 9वां सर्ग है, उसकी कुछ काव्यांश हैं। वेद ने तू भला बनी, यहाँ से लेकर के आगे। इस साकेत से ही निरख सखी ये खंजन, कुल मिलाकर के कुछ जो पद इसमें समाहित किए गए हैं वो आपके लिए साकेत के हैं, 9वें सर्ग से हैं। और यशोधरा ये भी खंड काव्य है, इसकी भी लगभग 3 कविताएं आपके संकलन में हैं। तो द्विवेदी युग की बात जब हम करते हैं, द्विवेदी युग में ये आपको ध्यान रहना चाहिए, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी प्राय चूक कर जाते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक ही मान बैठते हैं, जो कि गलत है। चूँकि विद्यार्थियों का भी इसमें दोष इसलिए नहीं है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर ये द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, उनकी कोई भी रचनाएं प्रायः विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में नहीं रखी जाती हैं। और जिनकी रखी जाती हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो एक नाम साम्य होने के कारण ये भ्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर देना आवश्यक है, ये भारतेंदु के पश्चात जो द्विवेदी युग आता है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनको आचार्य इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भाषा की जो अनगढ़ता थी, जो शैशव अवस्था थी खड़ी बोली हिंदी की, उसको उन्होंने निश्चित आकार दिया, कई सुधार किए और तत्कालीन हिंदी जगत के विद्वान कवि ने इनको निर्विवाद रूप से इनकी छत्र छाया में अपनी भाषा और लेखनी को सुधारा है। सरस्वती पत्रिका इसके लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। विद्यार्थियों, कल बात चली थी कि द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली जो जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, उसका प्रथम महाकाव्य काव्य में प्रिय प्रवास ही है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा सृजित है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो परिचय है वो आपको उसके बाद जब आपको व्याख्या खंड होगा या अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी संक्षेप में इतना जानना आवश्यक है कि हरिऔध का प्रिय प्रवास की चर्चा आधुनिक युग की जो चेतना है, जिसमें यहाँ की स्त्रियाँ पुरुष चुपचाप सीधी बात कही उसको मान ले, ऐसा नहीं है। वो रिएक्ट भी करते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं और वो जनता के हित की बात भी करते हैं। नवजागरण जो हिंदी में आया उसका श्रेय यद्यपि भारतेंदु को जाता है और उनके नाटकों के माध्यम से जो नवजागरण की क्रांति हिंदी साहित्य में आई है। काव्य के क्षेत्र में तो प्राचीनता के पुजारी वो बने रहे, लेकिन नाटकों में, आलोचना में उन्होंने आधुनिक चेतना का सूत्रपात किया और ये आधुनिक चेतना काव्य के रूप में जो आई है उसका श्रेय पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाता है, जिन्होंने प्रिय प्रवास की रचना करके आधुनिक युग को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नूतन विचार महाकाव्य के रूप में प्रदान किया। इनके अलावा चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, अन्य समसामयिक कविताएं आम जनजीवन की चेतना, असंतोष, असमानता, आडंबर प्रियता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पाखंड आदि का पर्दाफाश करते हुए जो मृतप्राय जो जनता की वाणी थी उसको उन्होंने मुखर किया। इतना ही नहीं, खड़ी बोली हिंदी का सर्वांगीण विकास करके उसे काव्योचित गरिमा और महिमा प्रदान करने के लिए हरिऔध जी ने भरसक प्रयत्न किया है। इसलिए हरिऔध को आधुनिक युग का प्रथम प्रतिनिधि के तौर से हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों, हरिऔध ब्रजभाषा की जो चली आई चेतना थी उसके बारे में लोग कहते थे कि इस ब्रजभाषा के अलावा तो और कोई सी भाषा में काव्य रचना हो ही नहीं सकती। इस बात का खंडन भी हरिऔध जी ने किया। मुसलमानों के प्रभाव से, मुस्लिम सत्ता संस्कृति के प्रभाव से जो नवीन बोलचाल के शब्द खड़ी बोली में आए थे, फारसी, उर्दू, अरबी आदि के, और ये वाली बात कही जाती है, लेकिन बावजूद उसके जो खड़ी बोली में रचना उन्होंने की है वो उर्दू के शब्दों की भरमार नहीं है, बोझ नहीं है। स्वाभाविकता से जो शब्द आए उन्हीं को लिया गया है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नामदेव के यहाँ खड़ी बोली कविता का प्राचीन रूप मिलता है, किंतु प्रमाणिक नहीं है। यद्यपि ये सत्य है, मध्यकाल में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी और उसी खुसरो की जो कविताओं में खड़ी बोली का अत्यंत निखरा रूप भी प्राप्त होता है। और अमीर खुसरो की कविता का अध्ययन करने पर एक ज्ञात होता है कि उस वक्त की जनसाधारण बोली भी खड़ी बोली के अनुरूप होती जा रही थी। इसीलिए जनता के मनोरंजन के लिए अमीर खुसरो ने इस लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपने ये व्यंग जो उन्होंने लिखे हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इससे एक न करे। ये भाषा ऐसा लगता है हमारी आज की भाषा है,
लेकिन ये विद्यार्थियों मध्यकाल की भाषा है, 500-600 वर्ष पुरानी भाषा है। ये देख करके लगता है इसके बाद कितना ब्रजभाषा का समय आता गया, लेकिन खड़ी बोली का जो निखरा रूप है अमीर खुसरो के यहाँ कई मायनों में प्राप्त होता है। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ये सगी साजन ना सगी कुत्ता, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रेन वही चौंतीस। इस प्रकार से खड़ी बोली से आप समझ गए होंगे ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, आम बोलचाल की भाषा है। अमीर खुसरो के बाद कबीर आदि जो कवि संत कवि उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो जनता में स्वीकृत है, व्यवहृत है। वो जनता सब तरह के भाषा का समाहित अपने अंदर करके चलती है, शास्त्र की और व्याकरण की परवाह नहीं करती है। वहाँ पर राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, भोजपुरी का सम्मिश्रण भी मिल जाता है। इस प्रकार से हरिऔध ने इन सब चीज़ों को अपने यहाँ पर ग्रहण किया है। श्रीधर पाठक का नाम भी आधुनिक युग में खड़ी बोली की कविता के आरंभकर्ता में नाम लिया जाता है। विद्यार्थियों ये भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं और इनकी कविताएं हैं एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक और ब्रज भाषाओं में भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन खड़ी बोली का सूत्रपात भी इनके यहाँ से माना जाता है। और श्रीधर पाठक के पश्चात दूसरा नाम जो सर्वप्रमुख है, जिसमें वो तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही आता है, क्योंकि इनकी रचनाएं सरस सुमधुर हैं और खड़ी बोली के जो विविध रूप हैं, मुहावरेदार, सरल सोच, तद्भव शब्दावली, ये आपके जो बोलचाल में जो रचना लिखी हैं, बोलचाल, चुभते चौबदे, चौखे चौपदे, ये जो ग्रंथों में संकलित हैं। इसके साथ में तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली के शब्द भी इनके यहाँ हैं, पद्य प्रसून, फूले पत्ते, कल्पलता आदि। आपने क्लिष्ट पदावली का रूप जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है उसका प्रयोग भी यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार से प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम, आम जनजीवन की समस्याएं, गरीबी, भुखमरी का भी चिंतन इन द्विवेदी युग के कवियों के यहाँ आ चुका था। हरिऔध कवि मेधावी प्रतिभा संपन्न कवि थे, जो भाव प्रेषणीयता, व्यंग और ओज इनके यहाँ है, उतना तत्कालीन कवियों में और कहीं नहीं आता। यद्यपि मैथिली गुप्त का नाम लिया जाता है, पर चूंकि आपको पता ही है मैथिली गुप्त आज़ादी आंदोलन के समय उनकी भारत भारती ने क्या कमाल किया था। सभी आज़ादी के जो रणबांकुरे थे उनकी जेब में भारत भारती निवास करती थी। विद्यार्थियों, इस द्विवेदी युग का काव्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। विषय की विविधता, भाव विस्तार बहुत है, प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन का चित्रण गजब का है। किंतु इस कविता का मूल स्वर आदर्शवाद ही है। समस्याएं हैं पर समस्याओं के समाधान भी हैं। ये द्विवेदी युग की विशेषता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वो इस आदर्शवादी युग के लिए प्रेरक है। भारत भारती जैसा राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य इस युग में लिखा तो गया है, लेकिन प्रिय प्रवास, साकेत जैसे महाकाव्य भी इस युग की देन है। इस युग के कवियों ने परंपरागत जो छंद विधान था उसको अपनाया और साथ में नए गीति काव्य का प्रणयन भी किया। इस प्रकार इस युग में खड़ी बोली काव्य को एक सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, द्विवेदी युग में आज हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
को केंद्र में रख कर के बात की। अगले वीडियो में आपको मैथिली शरण गुप्त को केंद्र में रख कर के बात की जाएगी। आज बस इतना ही।